जैसे ही वे दोनों अभी भी अचंभित थे, सुनहरे धागे वाला फूटन पहले ही अंतरिक्ष को पार कर चू फैंग के सामने आ गया था। किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वास्तव में यू और उसके पीछे खड़े अन्य लोगों को भी कुछ गड़बड़ नजर नहीं आए। उनकी नजरों में चू फैंग आंखें बंद करके बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ समझ रहा हो। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे परेशान करे। बेशक हर कोई अपने द्वारा प्राप्त किए गए बड़े पुरस्कारों को लेकर उत्साहित भी था। उनके पास ये जानने का समय ही नहीं था कि चू फैंग क्या कर रहा था। और यह सब कुछ वो था जिसे ग्रीन सम्राट हर किसी को दिखाना चाहता था। ग्रीन एम्परर पैलेस में वो लगभग सर्वशक्तिमान देवता थे। अपने सामने रखे सुनहरे धागे वाले फुटन को उठाते हुए हरे सम्राट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। करोड़ों साल बाद भी यह उतना ही नया है जितना पहले था, बुरा नहीं है। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरे धागे वाला फुटन चू फैंग की ओर फेंक दिया। यह आपके लिए है। चू फैंग ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। धन्यवाद वरिष्ठ ग्रीन सम्राट, लेकिन इस चीज का क्या उपयोग है? हरा सम्राट मंद मंद मुस्कुराया, तुम्हें तब पता चलेगा जब वो तुम्हें अपना स्वामी पहचान लेगा। मैं आपको याद दिला दूं, इस चीज को पहले से ही इस महल का सबसे कीमती खजाना माना जा सकता है। मैं आपको याद दिला दूं, इस चीज को पहले से ही इस महल का सबसे कीमती खजाना माना जा सकता है। चू फैंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हालांकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिस चीज को ग्रीन सम्राट जैसे अस्तित्व ने व्यक्तिगत रूप से अपने अधीन कर लिया है, वह निश्चित रूप से असाधारण है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह चीज पूरे महल में सबसे कीमती खजाना थी। इसके अलावा ग्रीन सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की गई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, हॉन्फना, ये बहुत कीमती है, वरिष्ठ ग्रीन सम्राट। चू फैंग विनम्र होने का नाटक करना चाहता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि ग्रीन सम्राट चू फैंग के साथ ऐसी चालें खेलने में परेशान नहीं हो सकता था। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तुम्हें यह नहीं चाहिए, तो क्या मैं इसे वापस ले सकता हूं? ये सुनकर चू फैंग के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। जब उसने फ्यूटन को अपनी जेब में डाला तो उसके हाथ की गति बहुत बढ़िया थी। क्या मजाक? मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गंभीर हूं? जो चीज मेरे हाथ में है उसे मैं कैसे दे सकता हूं? थोड़े हास्यपूर्ण चू फैंग को देखकर ग्रीन सम्राट अपनी हंसी रोक नहीं सका। फिर उसने ध्यानपूर्वक चू फैंग का आंकलन किया। स्वाभाविक रूप से कोई कारण था कि वह इस खजाने को देने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने चू फैंग को अपने वश में किया, ग्रीन सम्राट को कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ। उसके सामने खड़ा वो छोटा सा बच्चा भविष्य में असाधारण बनने वाला प्रतीत हो रहा था। परिणाम बहुत बड़ा था। उनकी क्षमता असीम थी। भविष्य में वह भी उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य हो सकता है। इसलिए ग्रीन सम्राट को दूसरे पक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि वो अभी भी बहुत कमजोर था। बेशक वो दूसरे पक्ष की खेती को भी गति दे सकता है। इसे एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना कहा जा सकता है। हरी सम्राट को आह भरते हुए याद आया कि वे फिर से किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि जब तथाकथित महान युग आएगा तो इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकलेगा। चू फैंग ने चिंतित हरे सम्राट को देखा। वो अपने हृदय में आहें भरने से स्वयं को रोक नहीं सका। क्या ग्रीन एम्परर जैसा मजबूत अस्तित्व किसी कठिन स्थिति में होगा? जैसी कि उम्मीद थी, हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति अवश्य होता था। चू फैंग जब सोच रहा था, तभी ग्रीन सम्राट ने पलटकर पूरे देव सम्राट के महल की सावधानीपूर्वक जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसने धीरे से अपनी नजरें हटा ली। उसने चू फैंग की ओर देखा। ठीक है छोटे दोस्त, इस मामले के खत्म होने के बाद मेरा प्रक्षेपण खत्म होना चाहिए, अन्यथा यह मेरे मुख्य शरीर को प्रभावित करेगा। चू फैंग ने जल्दी से सिर हिलाया। खैर, संकट सुलझ चुका था और उसे अनगिनत लाभ हुए थे। वो पहले से ही संतुष्ट था। हरे सम्राट ने सिर हिलाया। छोटे दोस्त, कड़ी मेहनत करते रहो। जितनी जल्दी हो सके दिव्य ग्रहों को पुनर्जीवित करने और महान युग का अध्याय खोलने की कोशिश करो। चू फैंग ने गहरी सांस ली। वरिष्ठ ग्रीन सम्राट, चिंता मत करो। इसके खत्म होने के बाद मेरे लिए अपने गृहनगर लौटने का समय आ गया है। उस समय हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। चू फैंग जिस दुर्भावना का उल्लेख कर रहे थे, वो स्वाभाविक रूप से उनके और एबिस के बीच खूनी झगड़ा था। चाहे अपने पिछले जीवन में या वर्तमान जीवन में, रसातल दानव सम्राट ने पृथ्वी पर अंतहीन पीड़ा ला दी थी। चू फैंग स्वाभाविक रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा। उसे उनके खून से इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
इसके अलावा यदि वो एक ही बार में पृथ्वी रसातल ग्रह को नष्ट करना चाहे तो रसातल निश्चित रूप से उसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा होगी। हालांकि उसके पास पहले से ही 8वें मोड़ के शीर्ष दिव्य भगवान के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी, फिर भी चू फैंग को अबीसाल दानव सम्राट के खिलाफ ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। बस दानव सम्राट के बेटे दानव पुत्र एर क्यू को देखो। इस आदमी के पास असीमित साधन थे और वो सभी प्रकार के रहस्यों से परिचित था। साधारण लोग ये कैसे जान सकते हैं? ये कहना कठिन था कि अथाह दानव सम्राट के पास और क्या रहस्य थे। चू फैंग निश्चित रूप से अपनी सतर्कता कम नहीं होने देंगे। हालांकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जिस दिन उसने धरती छोड़ी उस दिन वो दिव्य स्तर का भी नहीं था, लेकिन अब अपने हाथ की एक लहर से वो अनगिनत देवताओं को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा रास्ते में उसने पहले से ही सहायकों का एक बड़ा समूह इकट्ठा कर लिया था। चाहे वो पाताल लोक क्षेत्र हो या मानव आत्मा जाति, ये भी रसातल के खिलाफ उसके जवाबी हमले में एक बड़ी मदद हो सकती है। वास्तव में रक्त सागर में 10 शीर्ष अस्तित्वों की भर्ती करना असंभव नहीं था। अपनी ताकत का आकलन करते हुए शायद अब वह उनसे कमतर नहीं था, है ना? कम से कम वो उस गोरी लड़की और अंतिम स्थान पर रहने वाले अन्य लोगों से अधिक शक्तिशाली तो होगा ही। बेशक नंबर 1 एक वास्तविक मास्टर भगवान स्तर का अस्तित्व था। चू फैंग जानता था कि वह उससे लड़ने में सक्षम नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो इस यात्रा में जो कुछ भी हासिल किया है उसमें महारत हासिल कर ले। उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अब सब कुछ तैयार है, अब बस पूर्वी हवा बाकी है। चू फैंग को गर्व हुआ। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरी ओर ग्रीन सम्राट का स्वरूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। वो चू फैंग की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराया। मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। चू फैंग ने और कुछ नहीं कहा, उसने केवल सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। इस बार दूसरे पक्ष ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। भविष्य में मौका मिलने पर उसे यह उपकार चुकाना ही था। जब वो सोच रहा था तो उसके सामने का हरा सम्राट पूरी तरह से गायब हो गया था। चू फैंग ने खुशी से अपने हाथ में सुनहरे धागे वाला कुशन फिर से निकाल लिया। तुम बहुत रहस्यमयी हो। ये किस तरह का खजाना है? तुमने मुझे सच में नहीं बताया? चू फैंग के पास भूत राजा का लबादा तैयार करने का भी समय नहीं था। वो तो बस ये जानना चाहता था कि देव सम्राट के महल का ये तथाकथित नंबर 1 खजाना क्या है। लेकिन इस समय क्योंकि हरा सम्राट जा चुका था, उसने जो भ्रम पैदा किया था वो तुरंत ही समाप्त हो गया। यू और अन्य लोगों ने चू फैंग के लार टपकाते चेहरे को देखा। अरे चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या आप सिर्फ धार्मिक भाव से साधना नहीं कर रहे थे? क्या यह विरोधाभास बहुत बड़ा नहीं है? चू फैंग के चेहरे पर असहाय भाव था। वो इस बेवकूफ यू से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहता था। वो अपने हाथ में रखे फूटन का अध्ययन करने वाला था। हालांकि यू की कष्टप्रद आवाज फिर से सुनाई दी। तुम फ्यूटन को गले क्यों लगा रहे हो? तुम उस पर क्यों नहीं बैठे हो? तुम सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने अचानक दानव संहारक को बाहर निकाला। मुझे लगता है शायद अब मुझे सबसे पहले तुम्हें मारना चाहिए। सबके साथ खिलवाड़ करने के बाद चू फैंग ने सीधे अपने हाथ में रखे फूटन में अपनी आध्यात्मिक इच्छा डाल दी। धमाका! ऐसा लगा जैसे उसके मन में वज्रपात हो गया हो। एक पल में चू फैंग के सामने एक विशाल ब्रह्मांड हवा से प्रकट हुआ प्रतीत हुआ। ये धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से घूम रहा था। चू फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसके सामने का दृश्य फिर बदल गया। उसकी आंखों के सामने अलग अलग रंगों की रहस्यमय रोशनियां चमकती रहीं। चू फैंग ने अवचेतन रूप से अपना हाथ धीरे से बढ़ाया, जैसे कि वो उसे छू सकता हो। क्या ये महान दाव है? इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने सचमुच महान दाव का आकर्षण देख लिया है। ऐसा लग रहा था मानो वो महान दाव क्षेत्र में भटक रहा हो। वे अत्यंत रहस्यमय और अप्रत्याशित चीजें साकार होती दिखी। तुरंत ही उसके हृदय में अनगिनत अंतर्दृष्टियां उमड़ पड़ी। धमाका! चू फैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके सामने सब कुछ नष्ट हो गया था। वो अभी भी अपने हाथ में फ्यूटन पकड़े हुए था और हिला भी नहीं। हालांकि उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ये यहां तक कि महान दाव भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो सकते हैं। कितना भयानक! एक आत्मज्ञान दिव्य कलाकृति। इस समय फ्यूटन के बारे में जानकारी उसके दिमाग में आई। आइटम का नाम ग्रेट दाव फ्यूटन आइटम प्रभाव उपयोगकर्ता को समझने में सहायता के लिए ज्ञान की एक समान स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
ये सिर्फ 2 सरल वाक्य थे, यहां तक कि कोई आइटम ग्रेड भी नहीं था। हालांकि इस समय चू फैंग के दिल में जो सदमा लगा वो पहले से ही अवर्णनीय था। आत्मज्ञान सर्वोच्च खजाना, एक सच्ची शीर्षस्थ दिव्य वस्तु। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हरे सम्राट ने भी कहा कि यह वस्तु पूरे देव सम्राट के महल में सबसे महत्वपूर्ण खजाना थी। यहां तक कि एक महान सम्राट भी इसके लिए लड़ सकता था। उस खजाने का मूल्य जो महान दाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर सकता था, अथाह था। मार्शल आर्ट समझने की एक प्रक्रिया थी। जब तक कोई योद्धा अपने मार्ग के अंत तक नहीं पहुंच जाता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो निश्चित रूप से इस कुशन के प्रलोभन से बच नहीं पाएगा। ग्रीन सम्राट ने मुझे सचमुच एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। इससे पहले चू फैंग ने पाया था कि अब उसके पास 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने के लिए ऊर्जा की कमी नहीं थी। लेकिन वास्तव में कोई भी यह नहीं जानता था कि 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश था। दुनिया की शुरुआत में वो प्रकाश केवल जब योद्धा मास्टर भगवान के दायरे में प्रवेश करते थे तो वे अपने संपूर्ण दिव्य शरीर को शांत करने के लिए दुनिया से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। ये काफी अच्छा होगा यदि वो थोड़ी सी मात्रा उसके शरीर को एक बार शांत कर सके। वो अभी भी अपने आध्यात्मिक निवास को अंदर और बाहर शांत करने के लिए इसका उपयोग करना चाहता था। मजाक मत करो, ये तो कहना ही क्या कि साधारण योद्धाओं ने अपने आध्यात्मिक निवास स्थापित करने से पहले वे दयनीय रूप से कमजोर थे। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार कैसे हो सकता था? हालांकि चू फैंग की स्थिति बेहद खास थी। उसके पास एक मरे हुए दिव्य कलाकृति थी। वह आतंक नाइट जैसे प्रतिभाशाली मरे हुए को बुला सकता था। प्रतिभाशाली मरे हुओं का सबसे बड़ा उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश के निशान पैदा करना था। मूलतः भूत राजा के लबादे के संश्लेषण से पहले चू फैंग ये काम कर रहा था। बस बात ये थी कि इसकी कार्यकुशलता बहुत कम थी। प्रयास की बात तो छोड़ ही दें, हजारों वर्षों के बिना स्वर्ग और पृथ्वी के प्राप्त दिव्य प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा से अराजकता डांटियन को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव था। इस प्रकार चू फैंग हार मानने वाला था, लेकिन अब उम्मीद थी और संभावना भी बहुत थी। इसका कारण यह था कि चू फैंग को यकीन था कि जुड़े हुए भूत राजा का लबादा निश्चित रूप से अन्य अधिक शक्तिशाली प्रतिभाशाली मरे हुओं को बुलाने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से इसकी कार्यकुशलता आसमान जितनी ऊंची होगी। उस समय चू फैंग, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश बड़ी मात्रा में था, स्वाभाविक रूप से प्राचीन काल से दूसरे 9वें दर्जे के आध्यात्मिक निवास की स्थापना करने में सक्षम होगा। प्राचीन काल से अद्वितीय, उस समय उसका क्षेत्र और पद एक ही समय में बढ़ जाएगा। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि भविष्य में चू फैंग कितना भयानक होगा। चू फैंग को पहले से ही कुछ समझ आ गया था। जिस दिन उन्होंने आध्यात्मिक निवास खोला, दुनिया निश्चित रूप से चौंक जाएगी। मुझे उम्मीद है ये देवताओं के लौटने से पहले किया जा सकता है, ताकि अगर मुझे प्राचीन विशेषज्ञों का सामना करना पड़े तो भी मैं रक्षाहीन नहीं रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कर रहे हैं। चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। उसने एक गहरी सांस ली। समय अभी भी कम था। यू, जो वहां आना चाहता था, एक थप्पड़ से उड़ गया। यह आदमी जानता था कि चू फैंग ने बड़ी संख्या में सैन्य योग्यताएं प्राप्त की हैं और वह उसके साथ लकी ड्रॉ की खुशी का अनुभव करना चाहता था। दुर्भाग्य से चू फैंग ऐसा करने के मूड में नहीं था। उसे पहले दाव को समझना था। जब ग्रीन सम्राट ने उसे अभी अभी अपने वश में किया था, तब चू फैंग ने बहुत सी बातें समझ ली थी। चू फैंग को चिंता थी कि अगर उसने ज्यादा देर की तो उसकी समझ खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरी तरह से समझना सबसे अच्छा था ताकि यह वास्तव में उसका दाव बन जाए। ग्रेट दाव फ्यूटन की मदद से इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चू फैंग उत्सुकता से भर गया। ये सोचकर चू फैंग को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वो फूटन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसके शरीर से तुरंत ही बड़ी मात्रा में कानून की शक्ति निकल पड़ी। 2 ताव समझ सहायता खजाने की वृद्धि के साथ चू फैंग लगभग तुरंत ही ज्ञान की स्थिति में आ गया। अनगिनत अंतर्दृष्टियां उभरी। ग्रीन सम्राट से उसे जो लाभ प्राप्त हुए थे वे बहुत अधिक थे। ये लगभग वैसा ही था जैसे आपके सामने अभ्यास पुस्तिका रख दी गई हो और आप उसे अपनी इच्छानुसार कॉपी कर सके। B0xnoel.com चू फैंग की राक्षसी समझने की क्षमता के साथ उसका सुधार धीमा कैसे हो सकता है? कुछ कठिन प्रश्न जिन्हें समझना शुरू में असंभव था, अब भ्रमित करने वाले नहीं रहे। उन्होंने तुरंत ही साम्राज्यों की बेड़ियां तोड़ दी। बिना किसी बाधा के उन्होंने ये कार्य एक ही बार में पूरा कर दिया। चू फैंग का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा था।
पहले कई लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद चू फैंग ने कुछ हासिल किया था। उसने 9 कृपाणों में से तीसरे वार फ्लेम सेबर को पूरी तरह से समझ लिया था। जहां तक चौथे स्लैश का सवाल है, सुधार बहुत ही कम था। तार्किक रूप से कहें तो इसमें महारत हासिल करने से पहले इसे संचित करने और संयमित करने में काफी समय लगेगा। लेकिन इस समय चू फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि 9 कृपाणों में से चौथे वार अर्थ सेबर के बारे में उसकी समझ भूस्खलन की तरह बह रही थी। यह अजेय था। उन्होंने तो यहां तक महसूस किया कि इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। चू फैंग को भी यह बात अविश्वसनीय लगी। दाव को समझना कब से इतना आसान हो गया? दूसरों को इसे पूरा करने में दशकों या सैकड़ों साल लग जाते, लेकिन उसे कुछ घंटों में। बिल्कुल नहीं। अधिक से अधिक इसमें कुछ धूप बत्ती का समय लगेगा। ये गति बहुत डरावनी थी। जब वो समझ रहा था चू फैंग अभी भी अपने विचारों को मुक्त कर सकता था, उसने अपने दिल में गणना की। किसी भी मामले में महान दाव फ्यूटन और कानूनों की शक्ति के साथ एपिफानी की स्थिति में प्रवेश करना पानी पीने और खाने जितना आसान था। उसे परवाह नहीं थी कि वो अवसर बर्बाद कर रहा है। तीसरे स्लैश को समझने के बाद मैं तीसरे मोड़ निर्वाण पथ पर चला गया। अन्य साधनों के साथ मेरी ताकत एक साधारण 7वें मोड़ योद्धा के बराबर है। और अब जब मैंने चौथा स्लैश समझ लिया है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी प्रगति पहले से भी अधिक हो गई है? चू फैंग के चेहरे पर अविश्वास का भाव था, क्योंकि उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि अगर उसका सामना ली युआन की ताकत वाले किसी प्रतिद्वंद्वी से हुआ, तो वो उसे आसानी से मार सकता था। ये बहुत भयानक था। किसी को ये जानना था कि ली युआन एक शिखर 8वें मोड़ अस्तित्व था। यदि ग्रीन सम्राट का कब्जा न होता, तो चू फैंग के लिए उससे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं होता। पर अब उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग जानता था कि अभी उन चीजों पर विचार करने का समय नहीं था। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता जितनी जल्दी हो सके अपनी सभी अंतर्दृष्टियों में निपुणता हासिल करना था। उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और पुनः आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर गए। 9 कृपाणों में से 5वां वार धातु तत्व कृपाण के विभिन्न रहस्य उसके मन में प्रकट होने लगे। चू फैंग ने ग्रीन सम्राट से प्राप्त महान दाव समझ से इसकी पुष्टि की। वे एक दूसरे से मेल खाते थे और उसका राज्य अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। इस रॉकेट जैसे सुधार ने चू फैंग को मोहित कर दिया। ये ज्ञात नहीं था कि कितना समय बीत गया था। अचानक चू फैंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, मानो उसकी दाव आभा लुप्त हो रही हो। यह अद्भुत था। कुछ ही दूरी पर यू को कुछ महसूस हुआ और वो चिल्ला उठा, अरे चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें हरी हैं? तुम्हारी आंखें चमक सकती हैं? कुछ देर रुकने के बाद यू ने चू फैंग को ध्यान से देखा और बहुत हैरान हो गई। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से मजबूत हो गई हो? मैं अब तुम्हें देख भी नहीं सकता। यू की आवाज सुनकर चू फैंग अवचेतन रूप से पीछे मुड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? क्या तुम में थोड़ा सुधार नहीं आया? तुम इतने घमंडी क्यों हो? यू ने अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने आक्रोश से कहा, मैं आपको बता दूं, इस बार मेरा वजन काफी बढ़ गया है। अब व्यूह रचना की सहायता के बिना भी मैं कुछ साधारण 7वें मोड़ वाले दिव्य प्रभुओं के बराबर हूं। इसलिए तुम्हें बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए, बेटा। कौन जानता है, शायद मैं एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊं। यू ने चू फैंग को डांटा और गर्व से अपनी छाती फुला ली। उसने चू फैंग को थप्पड़ मारा। उसने चू फैंग को थोड़ा झटका देने की योजना बनाई, लेकिन अगले ही पल, इससे पहले कि उसकी हथेली चू फैंग को छू पाती, एक फुसफुसाहट हुई। चू फैंग ने कोई हरकत भी नहीं की, या यूं कहें कि यह चू फैंग की सहज प्रतिक्रिया थी। एक अत्यंत तेज सुनहरी कृपाण किरण आकाश को चीरती हुई चली गई। धमाका! यू के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए, मानो उसे कुछ बहुत ही भयानक बात का आभास हो गया हो। वो अचानक पीछे हट गया, हालांकि सुनहरी कृपाण किरण अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यू इतना डर गया कि वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। चू फैंग, अरे, क्या तुम किसी को मारने जा रहे हो? ये सुनहरी कृपाण किरण क्या है? ये बहुत भयानक है। जल्दी तितर बितर हो जाओ। आह, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं मर रहा हूं। क्षण भर में ही यू तेज तलवार की मार से बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। यदि वो सुनहरी कृपाण की किरण उसे पकड़ लेती, तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही उसकी मृत्यु न होती। यू की मदद के लिए पुकार सुनकर चू फैंग अचानक होश में आ गया। वह भी हैरान था
हालांकि उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और अपने शरीर से सहज रूप से फूटने वाली सुनहरी रोशनी को तितर बितर कर दिया। चू फैंग के पास घबराए हुए यू की परवाह करने का समय नहीं था। वो सदमे में अपने हाथों को देखने लगा। अभी अभी ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से आभा का एक छोटा सा कण गायब हो गया है। इसने यू को लगभग मार ही डाला, जो 7वें मोड़ वाले दिव्य भगवान के बराबर था। ये बहुत हास्यास्पद है। अब मैं कितना मजबूत हूँ। चू फैंग को लगा कि यह सब हास्यास्पद है। उसके सामने बिंग याओ और अन्य सभी लोग चकित होकर वहीं खड़े थे। वे चकित होकर चू फैंग को देख रहे थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। केवल उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। सहज रूप से एक छोटी सी कृपाण किरण 7वें मोड़ वाले दिव्य भगवान को मार सकती है, इतनी ताकत के साथ। और इस क्षण चू फैंग पूरी तरह से अपने आत्मज्ञान से बाहर आ गया। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश गायब हो गया और वह सामान्य हो गया। अपने हाथ की एक लहर से उसने ग्रेट डाओ पुटन को दूर रख दिया। अत्यंत दुखी यू को देखते हुए उसे जबरन वसूली करने से रोकने के लिए चू फैंग ने हमला करने की पहल की। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? यू को बहुत दुख हुआ। धिक्कार है, तुम पागल हो। मुझे चुप कराने के लिए मुझे मार डालो। मैं बस तुम्हें अपनी प्रगति का एहसास कराना चाहता हूं। तुम आते ही मुझे मार डालने की योजना क्यों बना रहे हो? और तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? उसके पास खड़े बिंग याओ से पूछा गया। वो बगल से बेहतर देख सकती थी। चू फैंग द्वारा अभी अभी उत्सर्जित की गई शक्ति अत्यंत भयानक थी। यहां तक कि एक साधारण 8वें मोड़ वाले दिव्य भगवान भी इसे मुक्त नहीं कर सकते थे। चू फैंग, क्या आप मास्टर गॉड दायरे में प्रवेश कर गए हैं? बिंग याओ को बहुत धक्का लगा। भीड़ के बढ़ते अविश्वसनीय अनुमानों को सुनकर चू फैंग असहाय महसूस कर रहा था। मैं मास्टर भगवान क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? इससे प्रभु परमेश्वर का कष्ट आकर्षित होगा। मैंने अभी अभी कृपाण तकनीक के बारे में थोड़ा और सीखा है। क्या इतना हैरान होने की जरूरत है? इस समय यू ने अपनी छाती को रगड़ा और मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गया। अरे, खुद ही देख लो, अभी जो भयानक हमला हुआ उसे थोड़ी और कृपाण तकनीक समझकर अंजाम दिया जा सकता था। जल्दी करो, सच बताओ, अब तुम कितने मजबूत हो? मुझे उत्सुकता है। यू ने उत्साह से चू फैंग को देखा। हम सब एक ही पक्ष में हैं। भले ही आप मास्टर गॉड दायरे में घुस जाएं, लेकिन इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता न करें, हम इसे आपके लिए गुप्त रखेंगे। चू फैंग अवाक था। ठीक है, पादना बंद करो। मैंने अपना आध्यात्मिक निवास भी नहीं खोला है। मैं मास्टर गॉड दायरे में कैसे पहुंच सकता हूं? अपना दिमाग लगाओ। यू हैरान था। तो फिर अचानक तुम्हारी ताकत इतनी डरावनी क्यों हो गई है? मुझे लगता है कि ली युआन का अभी का पूर्ण शक्ति हमला आपके अभी के आकस्मिक हमले से कहीं कमतर है। चू फैंग इस आदमी पर अपनी सांस बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस करने लगा। अभी अभी उसने 9 कृपाणों के 5वें प्रहार धातु तत्व कृपाण को सफलतापूर्वक समझ लिया था। चौथे और 5वें वार को एक ही समय में समझना, यहां तक कि 9 कृपाण देव सम्राट भी ऐसी भयानक प्रगति से चकित हो जाएंगे। किसी को यह जानना था कि सर्वोच्च कृपाण मैनुअल 9 कृपाणों के प्रत्येक स्लैश के बीच क्षेत्र का अंतर बहुत बड़ा था। इसे गुणात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। अन्यथा चू फैंग की तुलना एक साधारण दिव्य भगवान से नहीं की जा सकती थी। जब उसने पहली स्लैश को समझा था, दूसरे प्रहार को समझने के बाद उसका क्षेत्र एक उच्चस्तरीय दिव्य भगवान के बराबर था। जब उसने तीसरे प्रहार को समझा तो उसका राज्य चौथे या 5वें चरण के दिव्य भगवान के समान था। अब जबकि उसने चौथे और 5वें स्लैश को सीधे समझ लिया था, तो यह स्पष्ट था कि उसमें कितना सुधार हुआ था। यहां तक कि अब भी चू फैंग खुद नहीं बता सकता था कि उसका क्षेत्र कहां तक पहुंच गया है। 7वां मोड़, 8वां मोड़ और अविश्वसनीय 9वां मोड़। तुलना के बिना चू फैंग खुद भी आश्वस्त नहीं हो सकता था। उन्होंने बुदबुदाया, मैं निर्वाण पथ क्यों नहीं अपनाता? ये देखते हुए कि वह निर्वाण के कितने चरणों को पार कर सकता है, उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि उसका राज्य मोटे तौर पर किस प्रकार के दिव्य भगवान के समतुल्य था। यह इसका परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि साधारण योद्धाओं के लिए कोई भी निर्वाण पथ के बारे में मजाक नहीं करेगा। यह ऐसी चीज थी जो सचमुच उसे मार सकती थी। केवल चू फैंग, जिसका क्षेत्र इतना ऊंचा था कि असफलता की कोई संभावना नहीं थी, इतना लापरवाह हो सकता था। मन में एक विचार लेकर चू फैंग एक संकोची व्यक्ति नहीं था। वो तुरंत फिर से फूटन पर क्रॉस लेग बैठ गया और कानूनों की शक्ति फिर से बाहर आ गई। यू दंग रह गया। आप क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी अभी खेती पूरी नहीं की? अभी तुम क्या कर रहे हो?
चू फैंग ने कुछ नहीं बताया। वो एक और अनुभूति में प्रवेश कर गया और उसकी चेतना तुरंत निर्वाण पथ में प्रवेश कर गई। वर्तमान चू फैंग के लिए यह मार्ग अधिक से अधिक परिचित होता जा रहा था। इससे पहले वो अधिक से अधिक शुरुआती भाग तक ही पहुंच पाता था और आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन इस बार रास्ते में मानो कोई कठिनाई ही नहीं थी। अनगिनत अंतर्दृष्टियां उसके मन में उमड़ पड़ी, यहां तक कि उसकी पिछली समझ की खामियां भी पूरी तरह समझ में आ गईं। यह निर्वाण पथ का सबसे बड़ा उपयोग था। अंतरालों की जांच करने और उन्हें भरने से योद्धाओं को मास्टर गॉड दायरे में प्रवेश करने से पहले स्वयं को लगभग पूर्ण अवस्था में सुधारने की अनुमति मिलती थी, जिससे मास्टर गॉड दायरे में प्रवेश करने की सफलता दर को अधिकतम किया जा सके। चू फैंग भी अब इसी राह पर था। इसके अलावा वो स्पष्ट रूप से अंत तक पहुंचने वाला था। कुछ समय बाद चू फैंग को लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकता। वो अचानक पलटा और अनजाने में बहुत दूर तक चला गया। उसने फिर ऊपर देखा। निर्वाण पथ का अंत उसके सामने था। चू फैंग को एहसास हुआ, अनजाने में मैं वास्तव में 8वें मोड़ के दायरे में पहुंच गया हूं। मैं दिव्य प्रभु क्षेत्र 9वें मोड़ क्षेत्र की सीमा से केवल एक कदम दूर हूं। वरिष्ठ ग्रीन सम्राट ने इस बार मेरी बहुत मदद की है। चू फैंग को खुद लगा कि यह असामान्य रूप से हास्यास्पद था। इसने उसे चौथे या 5वें मोड़ पर एक छोटे से साथी से पलक झपकते ही 8वें मोड़ के दायरे में छलांग लगाने की अनुमति दी। और ये तो केवल दायरे में वृद्धि थी। चू फैंग के पिछले प्रदर्शन के अनुसार सभी प्रकार के तरीकों को एक साथ जोड़ने के बाद चू फैंग ने सोचा कि वो 9वें मोड़ वाले दिव्य भगवान के साथ कुश्ती कर सकता है। वो अस्तित्व मास्टर भगवान बनने से केवल एक कदम दूर था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अभी अभी यू को उसके अवचेतन हमले से लगभग मार डाला था। चू फैंग शर्म से मुस्कुराया। वो बहुत उत्साहित था। अंततः अपनी वर्तमान शक्ति के साथ प्राचीन काल में भी जहां नायक वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, वो निश्चित रूप से कोई नहीं था। इसके अलावा उसके पास अभी भी भूत राजा के लबादे जैसा एक अद्वितीय स्वर्गीय दाव खजाना था। मुझे आश्चर्य है कि भूत राजा के लबादे के पूरी तरह से जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन होंगे। ये सोचते हुए चू फैंग के दिल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई बिल्ली नोच रही हो। प्रारंभिक सोल समनिंग बूट्स से, जो सबसे साधारण कंकालों और ज़ॉम्बीज को बुलाता था, वैम्पायरिक केप तक, जो लिच और टेरर नाइट को बुलाता था। अंततः आज उसने भूत राजा के लबादे की सभी 3 वस्तुएं एकत्र कर ली। उसके लिए उत्साहित न होना असंभव था। उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। जो आभा उसके शरीर से अनायास ही विलुप्त हो गई थी, वो बाहर निकल आई। यू, जो चारों ओर चक्कर लगा रहा था, तुरंत उड़ गया। यू इतना क्रोधित हुआ कि उसने हवा में ही गाली दे दी। यह आदमी बहुत ज्यादा बदमाश था। यदि उसने अभी अभी उसे लगभग मार ही डाला था तो इसे भूल जाए। अब वो वास्तव में फिर से गंदा खेल खेल रहा था। यू साफ तौर पर देख सकता था कि यह आदमी निश्चित रूप से अभी अभी निर्वाण पथ पर गया था। इसलिए इस बार चू फैंग निश्चित रूप से जाग रहा था। इसका मतलब ये भी था कि इस कमीने ने यही इरादा किया था। तुम अपने पूर्वज को मारने की कोशिश कर रहे हो। यू की चीख आसमान में गूंज उठी। चू फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके हाथ की एक लहर से एक स्वर्ग आवरण संरचना प्रकट हुई, जिसने स्वयं को दूसरों से पूरी तरह छिपा लिया। भूत राजा का लबादा अभी भी बहुत कीमती था। सावधान रहने में कोई हानि नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि ग्रीन सम्राट जैसे अस्तित्व को परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य महान सम्राटों को भी परवाह नहीं थी। यदि यह वास्तव में लीक हो गया था, तो चू फैंग ने अनुमान लगाया कि जिस दिन देवता उतरेंगे, वो अनगिनत अद्वितीय विशेषज्ञों द्वारा घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। इसलिए इस बात के बारे में जितने कम लोग जाने, उतना अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खबर फैल गई कि उसने मरे हुए लोगों को बुलाया है। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उसने ये पौराणिक स्वर्गीय दाव खजाना इकट्ठा किया है या नहीं। किसी को भी वास्तव में यह नहीं पता था कि संयुक्त भूत राजा के लबादे में किस प्रकार की क्षमता होगी तथा वो किस प्रकार के मरे हुए प्राणियों को बुला सकता है। इसलिए जब तक चू फैंग सावधान रहेगा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सभी प्रकार की छिपाने की विधियों को करने के बाद चू फैंग ने सावधानीपूर्वक सभी 3 वस्तुओं को बाहर निकाला और उन्हें अपने सामने रख दिया। आत्मा बुलाने वाले जूते, वैम्पायरिक केप, मरे हुए आकर्षण, तीनों घटकों से एक हल्की काली रोशनी निकल रही थी और वे एक दूसरे से गुथे हुए लग रहे थे। संयुक्त हो जाओ, परम भूत राजा, चू फैंग ने बुदबुदाया। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, उसके सामने के तीनों खजाने एक चमकदार काली रोशनी से भर गए, यहां तक कि चू फैंग भी अपनी आंखें नहीं खोल सका।
इस समय चू फैंग को कंकालों की दहाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। बुलाए गए मरे हुए जीव उसके सामने प्रकट हुए। यहां तक कि विशाल मरे हुए संसार ने भी चू फैंग के लिए एक द्वार खोल दिया था। चू फैंग को लगा कि उसे केवल अपने हाथ को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि अंतहीन मरे हुओं की एक सेना को बुलाया जा सके। ऐसा लग रहा था मानो वो मरे हुए शासक बन गए हों। कुछ ही देर बाद जब प्रकाश विलुप्त हो गया, एक प्राचीन और उत्तम काले रेशमी लबादा चुपचाप वहां तैरने लगा। परम भूत राजा चू फैंग इस बिल्कुल नई दिव्य कलाकृति को अपने हाथ में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अगले ही पल उसने उसे पहन लिया। एक तेज हवा बही और गहरे लाल रंग का साटन का लबादा हवा में नाचने लगा, जिससे चू फैंग और भी अधिक दुष्ट दिखने लगा। इससे पहले कि चू फैंग इसे ध्यान से अनुभव कर पाता, अचानक उसके सामने एक हल्का पर्दा आ गया। ये भूत राजा के लबादे का नया आभासी इंटरफेस था। आइटम का नाम भूत राजा का लबादा, आत्मा बुलाने वाले जूते, मरे हुए आकर्षण, वैम्पायरिक केप। आइटम की विशेषताएं: मृतकों को मरे हुओं में बदलना, परिवर्तनीय इकाइयां, उन्नति से पहले, साधारण कंकाल, नश्वर, 10 अंक जीवन शक्ति, साधारण लाश, नश्वर, 30 अंक जीवन शक्ति, लिच राजा, आत्मा क्षेत्र, 1 मिलियन अंक जीवन शक्ति, आतंक शूरवीर, आत्मा क्षेत्र, 10 मिलियन अंक जीवन शक्ति। परिवर्तनीय इकाइयां, उन्नति के बाद, उच्च श्रेणी का कंकाल, आध्यात्मिक निवास क्षेत्र, 100 अंक जीवन शक्ति, उच्च श्रेणी का ज़ोंबी, आध्यात्मिक निवास क्षेत्र, 300 अंक जीवन शक्ति, लिच राजा, छोटे भगवान, 10 मिलियन अंक जीवन शक्ति, आतंक नाइट, छोटे भगवान, 100 मिलियन अंक जीवन शक्ति। नई परिवर्तनीय इकाई 1, पिशाच राजा, 1 ट्रिलियन, दिव्य भगवान क्षेत्र। वैम्पायर किंग की विशेषता: स्वयं को मजबूत करने के लिए रक्त को अवशोषित करना, प्रतिद्वंद्वी के रक्त को नियंत्रित करना, उनकी ताकत को कमजोर करना और उनके आत्म विनाश की शुरुआत करना। नई परिवर्तनीय इकाई 2, ड्यूक ऑफ हेल, 100 ट्रिलियन, उच्च स्तरीय दिव्य भगवान। ड्यूक ऑफ हेल विशेषता 1, लड़ाकू स्वरूप, सबसे वफादार रक्षक के रूप में अत्यंत उच्च लड़ाकू प्रवृत्ति है, अपने आप को विकसित और सुधार सकता है। ड्यूक ऑफ हेल फीचर 2, डिक्टेशन फॉर्म, यह मुख्य शरीर को बड़ी संख्या में छोटे निकायों में विभाजित कर सकता है। इसमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं है और इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। जब तक एक उपशरीर नष्ट नहीं होता है, तब तक यह अनंत बार पुनर्जन्म ले सकता है। ड्यूक ऑफ हेल विशेषता 3, बरसक, कब्जा, रूप, बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का उपभोग करके ये जीवित प्राणियों को अपने वश में कर सकता है और वश में व्यक्ति की समग्र शक्ति को 1000-10,000% तक बढ़ा सकता है। संकेत: वश में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता दबा दी जाएगी। विशेष सूचना: नर्क के ड्यूक की विशेष विशेषताओं के कारण एक समय में केवल एक को ही बुलाया जा सकता है। उन्होंने अपने सामने लगी आभासी स्क्रीन को देखा और बार बार उसमें लिखी सामग्री की पुष्टि की। अंत में चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जमीन पर जड़वत खड़ा हो गया। वो इतना सदमे में था कि वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। ये ज्ञात नहीं था कि कितना समय बीत गया था। तभी उसने कुछ गहरी सांसें ली। अचानक उसकी आंखों से एक अवर्णनीय प्रकाश फूट पड़ा। वो बुदबुदाया, ये वास्तव में अजेय है। पहला भाग सामान्य था। जो मरे हुए लोग बुलाए जा सकते थे, वे सब मजबूत हो गए थे। यद्यपि इस मजबूती को गुणात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। मूल रूप से नश्वर कंकाल और लाशें एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंच गईं। उन्हें आध्यात्मिक निवास क्षेत्र में बुलाया गया था। उनकी ताकत 100 या 1000 गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा कीमत 10 गुना बढ़ जाने के बाद भी यह अभी भी बहुत महत्वहीन था। चू फैंग को उम्मीद थी कि लिच राजा और आतंक नाइट देवता बन जाएंगे। आखिरकार यह मरे हुए क्षेत्र की दिव्य कलाकृति थी, एक स्वर्गीय दाव खजाना। यह उचित था कि इसमें इतनी भयानक वृद्धि हुई। हालांकि 2 नए मरे हुए लोगों को बुलाया जा सका, जिससे चू फैंग का दिल सचमुच धड़क उठा। पिशाच राजा दूसरों को आत्म विनाश के लिए नियंत्रित कर सकता है। चू फैंग ने सोचा था कि यह काफी हास्यास्पद था। अप्रत्याशित रूप से अंत में एक सुपर आश्चर्य हुआ। नरक का ड्यूक। 3 रूपों वाला नरक का ड्यूक, इसे असामान्य कहा जा सकता है। यह उल्लेख करना तो दूर की बात है कि यह अपने आप ही विकसित हो सकता था। मुख्य बात यह थी कि जब तक ये पता लगाने वाले रूप में था, तब तक इसे अमर और अविनाशी कहा जा सकता था। यदि वह खतरे का सामना करे और रूपांतरित हो जाए, तो वह कैसे मर सकता है? यह मरेगा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण और भयावह बात यह है कि तथाकथित बैरसक, कब्जा विशेषता वास्तव में स्वयं को पोषित कर सकती है और सीधे तौर पर किसी की ताकत को 10 या 100 गुना तक बढ़ा सकती है। चू फैंग के लिए यह एक बड़ा आश्चर्य था।
इसके अलावा ये सब नहीं था। परिचय में ये भी कहा गया कि ये दूसरों को भी अपने वश में कर सकता है और उन्हें बहुत बड़ा सुधार प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। फिर यदि यह उपशरीर से बैरसक कब्जा रूप में प्रवेश करने से पहले पता लगाने वाले रूप में अनगिनत उपशरीर में विभाजित हो जाता है। यद्यपि इससे वृद्धि में कमी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि चू फैंग के आसपास के अनगिनत साथियों और टीम के सदस्यों की ताकत दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। हालांकि यह उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह से जीवन शक्ति की खपत निश्चित रूप से खगोलीय होगी। चू फैंग इसे वहन कर सकता था या नहीं, यह एक और मामला था। हालांकि इससे इस चीज के स्वर्ग विरोधी मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली। उस समय चू फैंग को यह भी नहीं पता था कि वह अपने उत्साह का वर्णन कैसे करे। यह अफसोस की बात है कि ऐसी स्वर्ग विरोधी चीज को केवल एक बार ही बुलाया जा सकता है और इसमें 100 ट्रिलियन जीवन शक्ति खर्च होती है। अपना सिर हिलाते हुए, हालांकि चू फैंग शिकायत कर रहा था, उसकी आंखों में उत्साह छुपाया नहीं जा सका। शायद यह नरक का ड्यूक भूत राजा के लबादे का सबसे बड़ा मूल्य है। लेकिन अगले ही पल चू फैंग को कुछ सूझा। अचानक वो गुर्राया, नहीं, यह सही नहीं है। मेरे लिए सबसे कीमती चीज शायद यह नर्क का ड्यूक नहीं है। सबसे कीमती चीज होनी चाहिए सबसे निम्न श्रेणी का कंकाल। चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बुदबुदाया, जब अब एक उच्च श्रेणी का कंकाल बुलाया जाएगा तो यह एक आध्यात्मिक निवास का मरा हुआ प्राणी होगा। इसका अर्थ क्या है? मृतकों के लिए आध्यात्मिक निवास का मतलब है प्रतिभाशाली मृत लोग। ये स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश को जन्म दे सकता है। इसलिए मुझे किसी भी आतंकवादी शूरवीर को बुलाने के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। क्या मैं एक उच्च स्तरीय कंकाल को नहीं बुला सकता? भले ही स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश कम पैदा हो, फिर भी यह सस्ता है। अब एक टेरा नाइट को 100 मिलियन पॉइंट्स की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के कंकालों के बारे में क्या? इसके लिए केवल 100 अंक चाहिए। अंतर तो लाखों गुना है। यह बहुत डरावना है। इसका मतलब है कि जब तक मैं चाहूं, मैं तुरंत कंकालों का एक अंतहीन समुद्र बना सकता हूं। युद्ध शक्ति के संदर्भ में चाहे एक ही मूल्य के कितने भी कंकाल हो, वे आतंकवादी नाइट के लिए एक मैच नहीं हो सकते हैं। लेकिन मुझे लड़ने के लिए कंकालों की जरूरत नहीं है। मुझे बस उनसे स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर मैं 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास खोलना चाहता हूं, तो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होगी, और उच्च श्रेणी के कंकाल निस्संदेह सबसे सही मुआवजा है। चू फैंग की आंखें चमक उठी। वो अपने आप से बड़बड़ाता रहा। इसके अलावा किसने कहा कि कंकाल लड़ नहीं सकते? क्या उस समय उस मरे हुए महान सम्राट ने महान सम्राट स्तर के कंकाल का पालन पोषण नहीं किया था? जब तक कंकाल एक दूसरे को खाते रहेंगे, वे बढ़ सकते हैं। इसमें तो अंतहीन समय लगेगा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि मरे हुए महान सम्राट ने अंततः एक महान सम्राट कंकाल सम्राट का पालन पोषण किया, क्योंकि यह बहुत अधिक लागत प्रभावी है। चू फैंग को एहसास हुआ। उस समय वह ये समझ नहीं पा रहा था कि सबसे कमजोर कंकाल कैसे शिखर तक पहुंच सकता है और सम्राट बन सकता है। अब सब कुछ स्पष्ट था। अंत में सब कुछ लागत प्रभावी था। अब जबकि वो पुनः मरे हुओं को बुला रहा था, सबसे अधिक लागत प्रभावी लक्ष्य पुनः कंकाल बन गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मूल स्थिति में लौट आया है। उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। भूत राजा का लबादा, स्वर्गीय दाव खजाना, मरे हुए विश्व का दमन करने वाली दिव्य कलाकृतियां, प्राचीन लोग मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। एक गहरी सांस। चू फैंग को लगा कि देव सम्राट के महल की यह यात्रा वास्तव में सार्थक थी। दाव कॉम्प्रिहेंशन फ्यूटन और घोस्ट किंग्स क्लोक दोनों ही बेजोड़ खजाने थे जिन्हें पाने के लिए महान सम्राट भी लालायित रहते थे। ये कल्पना करना कठिन था कि इन दो खजानों की मदद से उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। मास्टर गॉड दाम संभवतः उसके ठीक सामने था। चू फैंग ने भौं उठाई। अचानक उसके मन में यह विचार आया, इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेरे पास लाखों सैन्य योग्यताएं हैं जिनका उपयोग करने का मुझे समय नहीं मिला है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि उसका लाभ संभवतः सभी के बीच सबसे अधिक था। आखिरकार उन्होंने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बैंगनी स्वर्ण क्षेत्र में 1 लाख सैन्य योग्यता के लिए 100 अवसर थे। कौन जानता था कि उसे कितनी अच्छी चीजें मिल सकती हैं? और वे सभी मास्टर भगवान स्तर के बराबर कीमती खजाने थे। वो आसानी से अपने आप को दांतों तक हथियारबंद कर सकता था। इसके अलावा उन बेकार खजानों का उपयोग दानव शिकार दल को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है।
ये सोचते ही चू फैंग ने दानव शिकार दल के लोगों की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर चुपचाप साधना कर रहे थे। हालांकि अगले ही पल वो आश्चर्यचकित हो गया। ये लोग इतने ताकतवर कब हो गए? इनमें इतनी तरक्की हो गई है? लियू जियाने, हुआन चेंगजी, डोंग फेंगहू, लोन वुल्फ और मो तियानजी शीर्ष पर थे। वे पांचों पहले ही उच्च कोटि के दिव्य भगवान के स्तर पर पहुंच चुके थे। बाकी सभी लोग दिव्य भगवान स्तर के विशेषज्ञ थे। जब वे पृथ्वी से बाहर निकले तो उनमें से कोई भी आध्यात्मिक निवास पर नहीं था। देवलोक की तो बात ही छोड़िए। भले ही यह सुधार उनकी तुलना में न हो, लेकिन उन्हें असामान्य कहने के लिए ये पर्याप्त था। उन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर कुछ दिव्य श्रेणी के योद्धाओं का भी प्रकट होना कठिन होगा। दिव्य भगवान की तो बात ही छोड़िए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पृथ्वी पर कई अवसर पीछे छोड़ दिए थे। पीछे मुड़कर देखें तो उस समय बाहर निकलने का निर्णय सभी द्वारा लिया गया सबसे अच्छा निर्णय था। देव सम्राट के महल की इस यात्रा पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण दानव शिकार दल में जबरदस्त परिवर्तन आया था। बेशक दानव शिकार टीम में डोंगफेंग हू और मो तियानजी पृथ्वी से नहीं थे। लोन वुल्फ भी तीसरी दुनिया के प्राचीन मनुष्यों का वंशज था। इसलिए सख्ती से कहा जाए तो पृथ्वीवासियों में लियू जियान, एर और जुवान चेंगजी ने सबसे अधिक सुधार किया था। खास तौर पर लियू जियान, एर, चू फैंग के स्पष्ट पक्षपात के तहत वो पहले से ही टीम में उसके और यू के बाद दूसरे नंबर पर एक विशेषज्ञ थी। अपने साथियों को देखकर चू फैंग राहत में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चाहे जो भी हो, ये लोग उसके सच्चे अधीनस्थ थे। चाहे वह रसातल पर पलटवार करने के लिए पृथ्वी पर लौटना हो या भविष्य में महान युग का आगमन हो, चू फैंग का दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह लोगों के इस समूह में सुधार कर सकता है, वे निश्चित रूप से उसके पीछे सबसे मजबूत समर्थन होंगे। वे विश्वासघात नहीं करेंगे, ये बंधन अटूट था, क्योंकि सबकी एक ही पहचान थी। नए युग के पृथ्वीवासियों, वे सम्मान और अपमान साझा करेंगे। यहां तक कि प्राचीन मानव भी पृथ्वी के हितों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, लेकिन वे ऐसा करते थे। इसलिए चू फैंग दानव शिकार टीम के लिए कीमत चुकाने को तैयार था। एक पल के लिए आह भरने के बाद चू फैंग ने अपना लकी ड्रॉ शुरू किया। इस बार इसे सभी से छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये सिर्फ कुछ मास्टर भगवान हथियार थे। वो रुका। चू फैंग ने अचानक आह भरी। कब से मास्टर गॉड हथियार इतने साधारण हो गए? वो बहुत घमंडी था, लेकिन यह एहसास सचमुच बुरा नहीं है। चू फैंग मुस्कुराया। उसने एक तरफ देखा। किसी समय यू आया था और चू फैंग को उत्सुकता से देखा था। अरे चू फैंग, आपके पास कितनी सैन्य योग्यताएं हैं? मैंने बस इधर उधर पूछा। बिंग याओ वाकई बहुत अमीर है। कुल 300,000 सैन्य योग्यताएं। मैं इसके लिए तरस रहा हूं। अरे योगदान के मामले में मैं उससे कम नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैंने संयुक्त व्यूह रचना का उपयोग किया था, इसलिए पुरस्कार केवल दानव शिकार दल के साथ समान रूप से विभाजित किया जा सकता है। चू फैंग ने यू की ओर देखा और उपहास किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको नुकसान हुआ है? यदि दानव शिकार दल ने आपको व्यूह रचना के प्रमुख भागों को नियंत्रित करने में मदद नहीं की होती, तो क्या आप केवल उन बुद्धिहीन कठपुतली सैनिकों के साथ इतनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन कर पाते? यू को होश आया और उसे लगा कि उसने कुछ गलत कहा है। उसने जल्दी से समझाया, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे हार रहा हूं? मेरे पास पहले से ही शेर का हिस्सा है। मैं संतुष्ट हूं। बाकी सब वही है जो दानव शिकार दल के भाइयों को मिलना चाहिए। मैं बस थोड़ा क्रोधित हूं क्योंकि मैं बिंग याओ से तुलना नहीं कर सकता। वो महिला मुझसे श्रेष्ठ क्यों है? चू फैंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसने यू की ओर देखा। वो उस पर अपनी सांसें बर्बाद करने की परवाह नहीं कर सकता था। यू अभी भी बहुत उत्सुक था। ठीक है चू फैंग, आपके पास कितनी सैन्य योग्यताएं हैं? मुझे मत बताओ कि आप बिंग याओ से भी कमतर हैं। चू फैंग अब यू की बकबक सुनने में असमर्थ था। उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी बची हुई सैन्य योग्यता को साझा किया। अगले ही पल 3 सेकंड बाद उसने अचानक यू की पागलों जैसी चीखें सुनी। उस आदमी की आंखें अविश्वास से भर गईं। लानत है, लानत है, लानत है। 1 मिलियन सैन्य योग्यताएं? क्या तुम पागल हो? यू की आवाज ने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया, विशेषकर बिंग याओ, जिसकी आंखें भी अविश्वास से भरी थीं। उसने सोचा था कि वह इस बार चू फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से अंतर और भी अधिक था। 10 लाख सैन्य योग्यताएं, उसे कितनी अच्छी चीजें मिलेंगी? चू फैंग ने भीड़ की हैरान करने वाली निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने लॉटरी शुरू की। उच्च स्तरीय राजा रैंक वाले सैनिक चू फैंग,
क्या आप बैंगनी स्वर्ण क्षेत्र में आकर्षित करने का मौका प्राप्त करने के लिए 10,000 सैन्य योग्यता खर्च करना चाहते हैं? संकेत: इस लकी ड्रॉ की सफलता दर 1% है। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुष्टि करने का फैसला किया। देंग 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 देंग। जैसे जैसे उसके सामने आभासी पहिया घूमता रहा, चू फैंग अब पहले जैसा घबराया हुआ नहीं रहा। उनकी मानसिकता असामान्य रूप से सामान्य थी। शायद ये तथाकथित आत्मविश्वास था। डिंग। मास्टर गॉड वेपन फॉर्चून जेम प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय किंग रैंक वाले सार्जेंट चू फैंग को बधाई। यह आवाज सुनकर चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लानत है, उसने अपने पहले प्रयास में ही पुरस्कार जीत लिया। 1% संभावना। क्या उसने सचमुच पुरस्कार जीता? चू फैंग ने सोचा था कि वह निश्चित रूप से कोशिश करते रहो प्राप्त करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि पर्वत उसकी ओर न चले तो वह उसकी ओर चले? आप इसे जितना कम महत्व देंगे, यह उतना ही अधिक आपसे चिपक जाएगा। कितना अप्रत्याशित! हालांकि अच्छी शुरुआत के साथ चू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह खजाने के वास्तविक प्रभाव की जांच करने की जल्दी में नहीं था। चू फैंग बिना रुके चित्र बनाता रहा। उसे जल्दी करनी थी। पृथ्वी पर लौटने से पहले अभी भी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी थीं। जैसे जैसे चू फैंग अपनी सैन्य योग्यताओं का उपभोग करता रहा, उसके कानों में परिचित सूचनाएं गूंजती रहीं। डिंग। मास्टर गॉड वेपन रिसोर्स गिफ्ट बैग प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय किंग रैंक वाले सार्जेंट चू फैंग को बधाई। मास्टर गॉड वेपन डूम्सडे साइथ, मास्टर गॉड वेपन स्पिरिट फ्रॉस्ट पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड, मास्टर गॉड हथियार सर्व देखने वाला महान व्यू चू फैंग के लिए। मास्टर भगवान के खजाने जो बाहरी दुनिया में अनगिनत रक्तपात का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे, केवल एक संकेत के योग्य थे। अंत में चू फैंग अपने सामने मास्टर भगवान हथियारों के ढेर को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वास्तव में इतने सारे हैं, क्या मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है? अपने सामने मास्टर गॉड हथियारों के पहाड़ को देखकर उनमें से बहुत सारे थे। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे, वे शायद सोचेंगे कि वे स्क्रैप मेटल थे। चू फैंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वो नीचे झुका और ध्यान से गिनती करने लगा। 32 टुकड़े, एक अत्यंत भयावह संख्या। वे मास्टर भगवान हथियार थे। बाहरी दुनिया में एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पर्याप्त था। यहां तक कि एक मास्टर भगवान विशेषज्ञ भी इस स्तर के खजाने की अनदेखी नहीं कर सकता। इस समय चू फैंग ने उन्हें जमीन पर इस तरह ढेर कर दिया था मानो वो थोक में हो। चू फैंग ने भौं उठाई। ये वास्तव में अपेक्षा से कहीं अधिक है। क्या मैंने ग्रीन एम्परर का महल खाली कर दिया? उनके पिछले भाग्य के अनुसार ये 10 लाख सैन्य योग्यताएं केवल 20 मास्टर गॉड हथियार थीं। इस बार तो ये 50% से भी अधिक था। चू फैंग मास्टर भगवान हथियारों के ढेर में चमकती जैड को देखने से खुद को रोक नहीं सका। भाग्य रत्न, क्या यह इस चीज की वजह से हो सकता है? अन्यथा क्या यह संभव था कि उसकी किस्मत सचमुच फूट गई थी? हैरान होकर चू फैंग ने भाग्यशाली रत्न को अपने हाथ में उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। खजाने का प्रभाव भी उसके सामने प्रकट हुआ। खजाने का नाम भाग्य रत्न। खजाना ग्रेड उच्च ग्रेड मास्टर भगवान हथियार। खजाना प्रभाव पहनने वाले के भाग्य में वृद्धि होती है। यह एक साधारण वाक्य था जिसका कोई अन्य प्रभाव नहीं था। हालांकि सिर्फ इसी प्रभाव के कारण ग्रीन एम्पर्स पैलेस ने इसे बैंगनी सोने के लॉटरी क्षेत्र में रखा। इसके अलावा वर्गीकरण एक अत्यंत कीमती उच्च श्रेणी का मास्टर गॉड हथियार था। आपको ये जानना होगा कि मास्टर गॉड वेपन्स के लिए भी स्तर थे। प्राथमिक मास्टर भगवान हथियार, मध्यवर्ती मास्टर भगवान हथियार, उच्च ग्रेड मास्टर भगवान हथियार और शीर्ष मास्टर भगवान हथियार। उनकी शक्ति अलग थी। प्रत्येक स्तर पर मास्टर गॉड हथियार का मूल्य और प्रभाव बहुत अलग था। सबसे शक्तिशाली शिखर स्तर का मास्टर गॉड हथियार महान सम्राट स्तर के खजाने से केवल एक कदम की दूरी पर था। बेशक चू फैंग ने जमीन पर सभी मास्टर गॉड हथियारों को छान मारा और एक भी शीर्ष स्तर का मास्टर गॉड हथियार नहीं मिला। स्पष्टतः उन खजानों को ग्रीन एम्परर और अन्य लोगों ने छीन लिया होगा। बाकी ज्यादातर प्राथमिक और मध्यवर्ती मास्टर गॉड हथियार थे। वहां केवल 3 उच्च श्रेणी के मास्टर देव हथियार थे। फिर भी चू फैंग पहले से ही संतुष्ट था। इस बार लाभ पहले से ही काफी बड़ा था। यह उसके लिए लंबे समय तक पचाने के लिए पर्याप्त था। वो एक क्षण तक सोचता रहा। चू फैंग ने दानव शिकार दल के लोगों को बुलाया। उसने एक एक करके मास्टर गॉड हथियार उठा लिए। सभी की हैरानी भरी निगाहों के बीच वितरण शुरू हुआ। 3 उच्च श्रेणी के मास्टर गॉड हथियारों के अलावा चू फैंग को बाकी हथियारों की कोई जरूरत नहीं थी।
वो उनका इस्तेमाल अपने लोगों को हथियार देने के लिए कर सकता था। मास्टर दिव्य हथियारों की इतनी बड़ी संख्या दानव शिकार टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि काफी कुछ बचा भी था। चू फैंग ने बाकी सामान रख दिया। हो सकता है कि जब वह धरती पर लौटे तो वे काम आए। यू बहुत उत्साहित था क्योंकि वो उस पर मास्टर गॉड हथियारों के साथ खेल रहा था। उसने अकेले ही 5 मास्टर देव हथियार प्राप्त किए थे। वह अचानक अमीर बन गया। बेशक ऐसा नहीं था कि यू लालची था, यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि ये 5 मास्टर गॉड हथियार वास्तव में उसके लिए सबसे उपयुक्त थे। इस प्रकार चू फैंग कंजूस नहीं था, उसने उन सभी को यू की ओर फेंक दिया। हालांकि यह आदमी आमतौर पर सुस्त था और चू फैंग ने उसे बहुत डांटा था। महत्वपूर्ण क्षण में ये साथी वास्तव में अविश्वसनीय नहीं था। उसने अनगिनत बार उसकी और पूरी दानव शिकार टीम की मदद की थी। उनके पूर्ववर्ती प्राचीन मानव जाति के 10 महान गुरु देवताओं में से एक थे। पृथ्वी के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था और उन्हें उनमें से एक माना जा सकता है। उसके अलावा यू दानव शिकार टीम में सबसे मजबूत था। बिना किसी बाहरी सहायता के वो 7वें दिव्य भगवान के समान थे। अब पूर्ण रूप से सशस्त्र मास्टर गॉड हथियारों के साथ साधारण 8वें टन दिव्य लॉर्ड्स शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एबिस के साथ आगामी लड़ाई में यह आदमी उनकी मुख्य शक्ति होगी। चू फैंग स्वाभाविक रूप से इसके लिए अधिक भुगतान करने में खुश था। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्होंने भी बहुत कुछ हासिल किया था। संपूर्ण दानव शिकारी दल की शक्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। आसपास के लोगों की आंखें ईर्ष्या से चमक उठी। वो याओयांग और अन्य लोग एड़ी तक लार टपकाते हुए थे। दुर्भाग्य से भले ही उन्हें चू फैंग का दोस्त माना जा सकता था, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका रिश्ता इससे बहुत दूर था। इसलिए वे केवल ईर्ष्या से देख सकते थे। यहां तक कि बिंग याओ भी हैरान रह गया। चू फैंग वास्तव में उदार था, उसने वास्तव में ऐसे ही बहुत सारे मास्टर गॉड हथियार दे दिए। ऐसी उदारता वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता। एक गहरी सांस बिंग याओ पूछे बिना नहीं रह सका। चू फैंग, आगे तुम्हारी क्या योजना है? चू फैंग ने पलटकर मंद मंद मुस्कुराया। मैं ट्रेजर हॉल की एक और यात्रा करने की योजना बना रहा हूं और दिव्य ग्रहों की पुनर्प्राप्ति की तैयारी के लिए यिन यांग स्वर्गीय दाओ मोती के शेष टुकड़ों को ले जाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद चू फैंग ने अचानक एक फीकी मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा। तुम लोग इसके लिए मुझसे लड़ोगे नहीं, है ना? वू याओयांग और अन्य लोगों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाया। क्या मजाक? क्या हम मरना चाहते हैं? अभी अभी तो सबने देखा था कि यह आदमी कितना ताकतवर है। यहां तक कि यू, जो 7वें मोड़ के दिव्य भगवान के बराबर था, चू फैंग की आभा का एक निशान भी नहीं झेल सका। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, क्या वे एक ही सांस में नष्ट नहीं हो जाएंगे? ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देव सम्राट के महल के सभी योद्धा मिलकर भी चू फैंग और उसकी दानव शिकार टीम के लिए मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऐसी स्थिति में कौन उनसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस करेगा? इसके अलावा, क्योंकि इस बार सभी ने चू फैंग का अनुसरण किया था और बहुत कुछ हासिल किया था, वे संतुष्ट थे। बाकी सभी को यह अच्छी तरह पता था कि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वे लालसा कर सके। ये देखकर कि हर कोई कितना चतुर था, चू फैंग मुस्कुराया और आगे बोला, इसके बाद मुझे पृथ्वी पर वापस लौट जाना चाहिए। अब पृथ्वी और रसातल के बीच की दुश्मनी को सुझाने का समय आ गया है। बिन याओ ने अपनी भौहें उठाई जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो। चू फैंग ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों? क्या तुम इसमें शामिल होकर मुझ पर कोई उपकार करने की योजना बना रहे हो? अप्रत्याशित रूप से बिन याओ ने इनकार नहीं किया और मंद मंद मुस्कुराया। ये असंभव नहीं है, हम सभी देखते हैं कि आप कितने राक्षसी हैं। यह शायद आप में निवेश करने का आखिरी मौका है। जरूरत के समय आपकी मदद करना केक पर आइसिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ देर रुकने के बाद बिंग याओ ने आगे कहा, हालांकि मुझे अभी भी वापस जाना है और हेवनली बुक एकेडमी के अन्य डीन के साथ चर्चा करनी है। उसके पीछे वू याओयांग और अन्य लोगों ने जल्दी से अपना रुख व्यक्त किया। स्टारलाइट दिव्य महाद्वीप से हमारे जैसे लोग जिम्मेदारी लेंगे। चू फैंग मुस्कुराया और हंसा। उसने सभी पर मुट्ठियां चढ़ाईं। ऐसी स्थिति में मैं यहां सभी को धन्यवाद दूंगा। उसने मना नहीं किया। इसका कारण ये था कि चू फैंग समझ गया था कि रसातल के साथ अथक लड़ाई में जितनी अधिक शक्ति होगी, उतना ही बेहतर होगा। कोई नहीं जानता था कि रसातल दानव सम्राट कितना शक्तिशाली था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि रसातल की असली शक्ति कहाँ है। यद्यपि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, फिर भी चू फैंग अभी भी बेहद सतर्क था।
उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई गलती ना हो। ऐसी स्थिति में हम फिर मिलेंगे। बिन याओ, वू याओयांग और अन्य ने भी चू फैंग के मुके का जवाब दिया। वहां कोई सुखद माहौल नहीं था। सभी अच्छी बातें आखिर में होनी चाहिए। हंसी मजाक के बीच सभी लोग चले गए। केवल चू फैंग और अन्य लोग वहीं खड़े होकर देख रहे थे। काफी देर बाद जब सभी लोग चले गए, चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दे दिया, चलो सामान समेटने के लिए ट्रेजर हॉल चलते हैं, उसके बाद हमें वापस जाना चाहिए। सभी की वर्तमान ताकत के साथ स्वाभाविक रूप से ट्रेजर हॉल में जाने में कोई समस्या नहीं होगी। वैसे जी चांगफेंग, पीछे ही रहो। चू फैंग अचानक चिल्लाया। उसने जी चांगफेंग को रोका, जो जाने वाला था। यह व्यक्ति काफी भाग्यशाली था। खुद को जलाने के बाद वह वास्तव में बच गया। हालांकि उसकी साधना अपंग हो गई थी। भविष्य में उच्च श्रेणी के दिव्य भगवान के दायरे में वापस लौटना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन होगा। हालांकि वो अभी भी जीवित था। ये सबसे अच्छा परिणाम था। जी चांगफेंग ने अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़कर चूफैंग की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि इस व्यक्ति ने उसे क्यों रोका था। अतीत को याद करते हुए जी चांगफेंग के पास केवल अंतहीन उदासी रह गई। शायद उस दिन जब उसने चू फैंग के पक्ष में खड़ा होना चुना होता, उसका और मानव आत्मा जाति का भाग्य पूरी तरह से अलग होता। इससे पहले कि जी चांगफेंग आगे सोच पाते, चू फैंग बोले, मुझे याद है कि तुमने पहले भी कुछ कहा था। तुम्हारी ह्यूमन स्पिरिट रेस में कैओस टोटेम के बारे में हमारा एक समझौता था। इन शब्दों से जी चांगफेंग को तुरंत समझ आ गया। उसने कुछ दूर खड़ी यू की ओर जटिल दृष्टि से देखा। हालांकि वो बहुत अनिच्छुक था, फिर भी अंत में उसने धीरे से सिर हिला दिया। ये वास्तव में पूर्वज यू द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। शायद यू के पास कोई रास्ता हो। चू फैंग ने भौं उठाए। उस स्थिति में यू को मानव आत्मा जाति में वापस आने दें और कैओस टोटेम में शक्ति प्राप्त करें। इसे इसके असली मालिक को वापस करने पर विचार किया जा सकता है। जी चांगफेंग की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर चू फैंग ने अपने होंठ बंद कर लिए। ठीक है, संकोच मत करो। यू के बिना तुम कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तुम्हें बाहर जाकर भोजन के लिए भीख मांगनी ही पड़ेगी, भले ही तुम्हारे पास सोने का पहाड़ क्यों ना हो। जब यू अपने भीतर की शक्ति को अवशोषित कर लेगा, तो आपकी पूरी मानव आत्मा जाति भी भारी लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगी। अब जब पवित्र भूमि चली गई है और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा मुक्त है, तो ये सबसे अच्छा समय है। मानव आत्मा जाति की समग्र शक्ति में वृद्धि होने के बाद ही आप दानव आत्मा जाति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अन्यथा आप कैसे जीत सकते हैं। चू फैंग की बातें सुनकर जी चांगफेंग को ये बात समझ आ गई। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि बिना कुछ त्यागे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो पहले ही चू फैंग के साथ एक समझौते पर पहुंच चुका था। अगर वो अब अपनी बात से मुकर गया, तो जी चांगफेंग ने अनुमान लगाया कि चू फैंग उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस बिंदु पर चू फैंग ने यू को, जो अभी भी मास्टर गॉड हथियारों के आनंद में डूबा हुआ था, जी चांगफेंग की तरफ लात मारी। चलो पहले अलग हो जाएं और तुम्हें गुणात्मक परिवर्तन से गुजरने का मौका दें। तुम इसे समझ पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर करेगा। इसके खत्म होने के बाद हमें पृथ्वी पर ढूंढने का कोई तरीका सोचो। यू ने अपने होंठ भींच लिए। वो भी गाली देना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि उसके पास अभी भी बड़ी संख्या में मास्टर गॉड हथियार हैं, वो केवल उन गंदे शब्दों को निगल सकता था जो उसके मुंह से निकलने वाले थे। वो केवल अपने मन में ही कोसने का साहस कर सका, आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। बस तुम इंतजार करो। मेरे पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई शक्ति प्राप्त करने के बाद ये कहना अभी भी कठिन है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। उस समय मैं निश्चित रूप से इस किक का जवाब दूंगा। हाँ, उसने गर्व से अपना सिर उठाया। यूजी चांगफेंग के साथ चला गया। चू फैंग ने और कुछ नहीं कहा। यह आदमी मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। चू फैंग को केवल यही उम्मीद थी कि वह शक्तिशाली हो जाने पर उसकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर वापस आएगा। मूल रूप से चू फैंग ने यू के साथ एक यात्रा करने और पृथ्वी पर एक साथ लौटने से पहले यहां सब कुछ निपटाने की योजना बनाई थी। हालांकि किसी कारण से चू फैंग अब और देरी नहीं करना चाहता था। इतने लंबे समय के लिए पृथ्वी को छोड़ने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि सब लोग कैसे हैं। क्या पृथ्वी अब भी मनुष्यों के हाथों में थी? उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर रसातल ने पृथ्वी के साथ क्या किया होगा। चू फैंग घर लौटने के लिए उत्सुक था। वो देरी कैसे कर सकता था? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। उसने सभी विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा लिया। वो सभी को खजाने वाले हॉल में ले गया।
इस बार वो ट्रेजर हॉल के 101 स्तरों को पार करना चाहता था। बेशक नीचे की मंजिलें उसने लगभग खाली कर दी थीं, दोबारा हल चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी भी मामले में उसके पास ग्लूमी सम्राट की व्यक्तिगत अंगूठी थी और वह अपनी इच्छानुसार स्तरों को छोड़ सकता था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ट्रेजर हॉल के निचले स्तर पर ऊपरी स्तर की ओर जाने वाले दायरे के द्वार के सामने चू फैंग मुस्कुराया और दरवाजे की रखवाली कर रहे ऊब चुके एनपीसी को देखा। अरे गेट, क्या तुम्हें मेरी याद आए? इस आदमी ने पहले भी उसकी बहुत मदद की थी। बेशक ये कुछ हद तक उदास सम्राट की अंगूठी की वजह से था, लेकिन यह मदद सच्ची थी। चू फैंग की आवाज सुनकर दरवाजे की रखवाली कर रहा एनपीसी अचानक मुड़ा और जल्दी से सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा। सर, आप ग्रीन एम्पर्स पैलेस से बाहर हैं। क्या आपको कुछ हासिल हुआ? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। मैं बाहर हूं। मेरे लाभ बहुत ज्यादा नहीं थे। मैंने सिर्फ सीनियर ग्रीन एम्पर के साथ लड़ाई की और मुझे बहुत फायदा हुआ। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसने बुदबुदाया और सिर हिलाया। कुछ हासिल करना पहले से ही काफी है। ग्रीन एम्पर्स पैलेस हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। वरिष्ठ ग्रीन सम्राट के साथ लड़ने में सक्षम होना आपके लिए बुरा नहीं है। इस समय अचानक क्या? एक विस्मयादिबोधक ध्वनि लगभग पूरे कोष कक्ष में गूंज उठी। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और चू फैंग को घूरने लगा। तुमने कहा था कि तुमने ग्रीन एम्पर को देखा है? वो कैसे संभव है? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। क्यों नहीं? उस समय दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने चू फैंग की आभा को ध्यान से महसूस किया। अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें तुरंत लहरों की तरह उमड़ पड़ी। वो ऐसा लगता है ये वास्तव में ग्रीन सम्राट की आभा है। और भगवान उदास सम्राट महोदय, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी जीवित हैं। चू फैंग को समझ में नहीं आया कि यह आदमी इतना उत्साहित क्यों था। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीन सम्राट ने उन पर उस समय बहुत उपकार किया था। यह उसका कोई काम नहीं था। अभी चू फैंग केवल ये जानना चाहता था कि पूरे ट्रेजर हॉल को लूटने के बाद वह कितने स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े प्राप्त कर सकता है। आखिरकार उनके पिछले अनुमान के अनुसार येन और यान के 2 स्वर्गीय दाव मोती टूटने के बाद उन्हें 99,999 छोटे टुकड़ों में विभाजित होना चाहिए था। कुल मिलाकर लगभग 200,000 और अब चू फैंग के पास केवल 2 प्रकार के स्वर्गीय दाव मोती के लगभग 50,000 टुकड़े थे। 1/4 से भी कम। वो अभी भी इससे बहुत दूर था। आखिरकार चू फैंग के अनुमान के अनुसार दिव्य ग्रहों पर नियंत्रण के लिए लड़ने की पहल करने से पहले उसे कम से कम कुल का आधा हिस्सा हासिल करना होगा। बेशक अगर वो भाग्यशाली रहा और उसे अधिकांश टुकड़े मिल गए तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्यवश यह अवास्तविक था। स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। देव सम्राट के महल में केवल एक हिस्सा था, एक गहरी सांस। चू फैंग केवल यह आशा कर सकता था कि देव सम्राट के महल में पर्याप्त टुकड़े हों। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी का अभिवादन करने के बाद चू फैंग और अन्य लोग ऊपर गए और फर्श पर सफाई करने लगे। हर स्तर पर कई योद्धा खजाना अंक प्राप्त करने के अवसरों की तलाश में थे। उनमें से अधिकांश ईश्वरीय भगवान विशेषज्ञ थे। हालांकि अब चू फैंग की नजर में ऐसी ताकत बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथ की एक लहर से अनगिनत लोगों को नष्ट कर सकता है। ताकत में इतने बड़े अंतर के साथ कोई भी चू फैंग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था अगर वो ट्रेजर हॉल में कुछ करना चाहता था। इसलिए मुझे सभी खजाने और टुकड़े यहीं चाहिए। चू फैंग ने ज्यादा देर नहीं लगाए। वो सबसे पहले 66वीं मंजिल पर पहुंचे। पिछली बार जब वो ट्रेजर हॉल में था तो वो केवल इसी स्तर तक पहुंचा था। उसके पास लगभग सभी स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े थे। जहां तक अन्य खजानों की बात है, चू फैंग को अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि एक मास्टर भगवान हथियार वास्तव में ऐसा नहीं था। चू फैंग के पास अब अहंकारी होने की पूंजी थी। उसकी जेब में अभी भी कई बेकार मास्टर भगवान हथियार थे। वो ऊपर की ओर चलता रहा। 65वां स्तर। चू फैंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। यह एक वीरान दृश्य था। ये स्तर वास्तव में एक रेगिस्तान का नक्शा था। उसने अपने पास रखे खजाने की सूची पर नजर डाली। महान दिव्य हथियार X100, शेष संख्या X100, मूल्य प्रति हथियार 10 खजाना अंक। फ्लेम फ्रेंजी तकनीक, शुरुआती दिव्य भगवान X1, शेष मात्रा X1, मूल्य 1000 खजाना अंक। मध्य श्रेणी दिव्य भगवान हथियार X5, शेष संख्या X3,
मूल्य 3000 खजाना अंक। यांग हेवनली दाव मोती का टुकड़ा x 1000, शेष मात्रा x 1000, मूल्य प्रति टुकड़ा 10 खजाना अंक। येन हेवनली दाव मोती का टुकड़ा x 1000, शेष मात्रा x 1000, मूल्य 10 खजाना अंक प्रति टुकड़ा। खजाने की सूची को देखते हुए चू फैंग को पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार ईमानदारी से कहें तो इन खजानों की गुणवत्ता बहुत निम्न थी। अगर उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया जाता तो चू फैंग शायद उन्हें उठाता भी नहीं। पूरे खजाना हॉल में केवल शीर्ष कुछ स्तरों पर स्थित खजाने ही उसकी रुचि जगा सकते थे। अब उसे केवल येन यांग स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े की आवश्यकता थी। लेकिन अगले ही पल चू फैंग ने अपनी नजर केंद्रित कर ली। उन्होंने तुरंत ही कुछ नई खोजें की। 2 मध्यम श्रेणी के दिव्य भगवान हथियार गायब हैं। दूसरे शब्दों में, क्या इस स्तर पर कोई है? कौन है ये इतना शक्तिशाली? उस समय क्योंकि चू फैंग और अन्य लोगों को रियल गेट शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर पागलपन से झाड़ू लगाई और 66वें स्तर तक पहुंच गए। चू फैंग के अनुमान के अनुसार भले ही वे ग्रीन सम्राट पैलेस से बाहर आ गए, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि अन्य लोग ऊपर चढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े केवल उसके ही हो सकते थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या सचमुच कोई भाग कर आया था? इसके अलावा उन्होंने उसके स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़ों को भी लगभग रोक लिया था। चू फैंग ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक इच्छाशक्ति तुरंत ही पूरे परिवेश में फैल गई। लगभग पूरा 65वां स्तर चू फैंग की निगाह में था। तुरंत ही उसे एक खोज सूझी। हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था और खजाना अंक इकट्ठा करने के लिए रेगिस्तान में क्रूर जानवरों को मार रहा था। यह आकृति देखकर चू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, वह वास्तव में एक परिचित है। पवन सवार स्वर्गीय राजा। चू फैंग चंचलता से मुस्कुराया। जब वह पहली बार ट्रेजर हॉल में आया तो यह वह आदमी और भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा था जिसने उसे लगभग मौत के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में जब उसकी कृपाण तकनीक सफल हो गई तो उसने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को मार डाला और हरे सम्राट के महल में चला गया। वो इस आदमी के बारे में भूल गया था। चू फैंग मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी लोग उसके हाथों मारे गए। जिसकी बात हो रही है, यह आदमी पवित्र भूमि के 9 स्वर्गों के राजा का एकमात्र बचा हुआ सदस्य होना चाहिए, है ना? और ऐसा लगता है कि इस आदमी को शायद अब तक पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है ना? वो अभी भी यहाँ खजाना अंक जमा कर रहा है। चू फैंग ने दिलचस्पी से उसका आंकलन किया। दूसरी ओर उसका लक्ष्य पूरी तरह से अनभिज्ञ था। शिकारी और शिकार के रूप में उन दोनों की पहचान चुपचाप बदल गई थी। चूंकि भाग्यवश हम फिर मिलेंगे, तो क्यों न मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलने भेज दूं? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। खैर, ये तो सुविधा का मामला था। इस आदमी ने उन्हें लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था। और इस समय 65वें स्तर की गहराई में पवन सवार स्वर्गीय राजा अचानक कांप उठा। उसने मन ही मन कोसा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई खतरा है? अगले ही पल उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब से उसने पुष्टि की कि चू फैंग और अन्य लोग ट्रेजर हॉल छोड़ चुके हैं, पवन सवार स्वर्गीय राजा बेहद खुश था। चौथे मोड़ के दिव्य भगवान के रूप में एक बार चू फैंग चले गए तो वह खजाना हॉल का आकाश होगा। कौन उससे प्रतिस्पर्धा करने का साहस करेगा? उन्हें पहले सारी अच्छी चीजें लेनी थी। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? तो फिर मरो। इस प्रकार का सुखी जीवन अत्यंत आरामदायक था। यह अफसोस की बात है कि उस कमीने चू फैंग ने जाने से पहले 66वें स्तर से नीचे के सभी स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़ों का आदान प्रदान किया। लानत है। लेकिन ये ठीक है, वो आदमी शायद पहले कभी 65वीं मंजिल पर नहीं गया होगा। यह मेरी किस्मत है। हा। पवन पर सवार स्वर्गीय राजा गर्व से मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि बिग ब्रदर और अन्य लोग कैसे काम कर रहे हैं। हालांकि बिग ब्रदर और अन्य लोगों की शक्तिशाली ताकत के कारण मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं लगती। इसके अलावा चू फैंग ने वास्तव में हैवी अर्थ को मार डाला। हमें बिग ब्रदर और अन्य लोगों को बदला लेने देना चाहिए। पवन पर सवार स्वर्गीय राजा सोचता रहा, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया है। वो शून्य भाव से ऊपर देखने लगा। एक अत्यंत परिचित व्यक्ति मंद मंद मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा था। तुरंत ही पवन सवार स्वर्गीय राजा को झटका लगा। चू फैंग? अगले ही क्षण वह फिर से व्यंग करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की?
यह मत सोचो कि तुम्हें मेरे सामने ढीठ होने का अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि तुमने हैवी अर्थ को मार दिया है। चौथे मोड़ के दिव्य भगवान के रूप में वो तीसरे मोड़ के भारी पृथ्वी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि चू फैंग मौत को आमंत्रित कर रहा था, तो उसे भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा से बदला लेने के लिए इस साथी को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। चू फैंग ने अत्यंत आत्मविश्वास से भरे पवन सवार स्वर्गीय राजा को देखा और अचानक महसूस किया कि चीजें बदल गई हैं। हालांकि वे सिर्फ 7-8 दिन ही अलग हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक सदी बीत गई हो। खास तौर पर उनकी ताकत में पहले से ही जबरदस्त बदलाव आ चुका था। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा, वो आसानी से दूसरे पक्ष को कुचल सकता है। बच्चे, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुमने ही यह मांगा था, मर जाओ। पवन पर सवार स्वर्गीय राजा ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने तुरंत हमला कर दिया। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया और उस पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। उसके हाथ हिलाने से अचानक आकाश को ढकने वाला एक विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हो गया। एक भयावह आभा ने तुरंत ही संसार को हिला दिया। आसपास की जगह इंच इंच दरक गई। भयावह शक्ति को महसूस करते हुए पवन सवार स्वर्गीय राजा जमीन पर जड़वत खड़ा हो गया और यह सब कुछ चकित होकर देखता रहा। आप अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? ये ताकत बिग ब्रदर से अनगिनत गुना अधिक मजबूत महसूस हुई। ये कैसे संभव था? किसी को ये जानना था कि बिग ब्रदर एक शक्तिशाली 7वें मोड़ दिव्य भगवान था। उसी समय चू फैंग की धीमी हंसी अचानक उसके कानों में गूंजी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सारे भाई मैंने मार डाले हैं। तुम आखिरी हो। मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। क्या? पवन सवार स्वर्गीय राजा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन अगले ही पल वो राख में बदल गया। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। अपने हाथों से ताली बजाते हुए चू फैंग ने पवित्र भूमि के सभी सेवकों को जमीन पर मार डाला। इस समय तक संपूर्ण पवित्र भूमि चू फैंग द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। चलो चलें, अब क्षेत्र खाली करने का समय है, उन्होंने लापरवाही से निर्देश दिया। चू फैंग ने नेतृत्व संभाला। उसने खजाना अंक इकट्ठा करने के लिए जंगल में खूंखार जानवरों को मारना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में यह उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह गई थी। उसने उन्हें पूरी तरह कुचल दिया। उसने तुरंत ही बड़ी संख्या में खजाना अंक एकत्र कर लिए। रॉकेट की तरह उसने अपने सिर के ऊपर के हर स्तर को बेतहाशा खाली कर दिया। 60, 50, 40, 30, 20, 10, वो एक ही बार में सारे खजाने ले लेगा। चू फैंग ने अपना सिर उठाया और अंतिम कुछ स्तरों को देखा। ऐसा लगता है कि इस शीर्ष स्तर से ऊपर एक और दुनिया है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। चू फैंग ने गौर से देखा कि 8वें स्तर के बाद से खजाने की सूची में खजाने की गुणवत्ता अधिक से अधिक बढ़ती गई। यहां तक कि मास्टर गॉड वेपन स्तर के खजाने भी दिखाई दे रहे थे। चू फैंग ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया। वो शीर्ष पर पहुंच गया। पहले तल के सामने कोई नहीं था और वहां बहुत शांति थी, यहां तक कि कोई गार्ड भी नहीं था। वास्तव में 10वें स्तर के बाद से वह प्रिय द्वार नहीं देख सकता था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसका स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था, है ना? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। इस समय वह भी अकेला था। दूसरों का अधिकार स्तर बहुत कम था। वे पहले 10 स्तरों में कदम ही नहीं रख सकते थे। चू फैंग ने सभी को 20वीं मंजिल पर रख दिया। जहां तक चू फैंग का सवाल है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ग्रीन एम्परर पैलेस से उच्च स्तरीय राजा का अधिकार प्राप्त किया था, जिससे वो बिना किसी बाधा के घूम सकता था। उसने हल्की सांस छोड़ी। चू फैंग ने धीरे धीरे पहले स्तर पर कदम रखा। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी चमक उठी। ये दुनिया के घूमने की अनुभूति से भिन्न था। इस बार ऐसा लगा जैसे वो सचमुच किसी दरवाजे से होकर गुजरा हो। जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे सामान्य होता गया, चू फैंग अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वो न भी देखे तो ठीक था, लेकिन जब देखे तो इतना भयभीत हो जाए कि उसका दिल लगभग बाहर निकल आए। ये अंतरिक्ष है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। केवल बहुत दूर से ही तारों से निकलने वाली हल्की रोशनी के निशान देखे जा सकते थे। ये पता नहीं था कि वे कितनी दूर थे। क्या मैं अभी भी ट्रेजर हॉल में नहीं था? मैं अचानक यहाँ क्यों आ गया हूँ? मैं कहाँ हूँ? चू फैंग को तुरंत एक और बहुत गंभीर समस्या का एहसास हुआ। अरे, मैं तो मास्टर गॉड दायरे में भी नहीं हूँ। मुझे इस ब्रह्मांड में फेंकना, क्या यह मेरी जान लेना नहीं है? चू फैंग इतना भयभीत था कि वो हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। कारण सरल था, ब्रह्मांड शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह विशाल और असीम था। हर जगह खतरा छिपा हुआ था।
हर जगह ब्रह्मांड की अराजक ऊर्जा उमड़ रही थी। एक स्थानिक दरार जो आसानी से एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ को अलग कर सकती थी, अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुई और गायब हो गई। यदि कोई गैर मास्टर भगवान जल्दबाजी में स्टार महाद्वीप को छोड़कर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, तो सबसे अच्छा, वो अपनी दिशा खो देगा और हमेशा के लिए निर्वासित हो जाएगा। सबसे खराब स्थिति में वो ब्रह्मांड के कुछ प्राकृतिक खतरों से मारा जा सकता है। वास्तव में कुछ साधारण मास्टर भगवान विशेषज्ञ भी आसानी से कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। यही कारण था कि चू फैंग अवाक था। अरे, मेरे आने से पहले किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह जगह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। चू फैंग अब खजानों और अवसरों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब वो केवल ये जानना चाहता था कि वो वापस कैसे जा सकता है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि जब वो आया था तब से प्रकाश का द्वार बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। सभी दिशाओं में कुछ भी नहीं था। चू फैंग रोना चाहता था। वो जल्दी से स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े इकट्ठा करना चाहता था और पृथ्वी पर वापस जाना चाहता था। महान, यह आखिर कहाँ था? मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं शून्य को पार कर स्वयं वापस आ जाऊं? रास्ते में आने वाले अनगिनत खतरों को एक तरफ रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, पृथ्वी कहाँ थी? अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वो मृत्यु से नहीं डरता तो वो ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता था। लेकिन अगर वो दिशा भी न बता सके तो वह क्या करे? तब तो वो सचमुच हमेशा के लिए ब्रह्मांड में खो जाएगा। इस प्रकार जैसे ही यह विचार प्रकट हुआ, इसे चू फैंग ने बुझा दिया। जैसे ही चू फैंग असमंजस में था, अचानक उसके कानों में एक अलौकिक और उदासीन आवाज गूंजी। ये ग्रीन एम्परर पैलेस के आर्टिफैक्ट स्पिरिट से कुछ मिलता जुलता था, लेकिन अलग था। ट्रेजर हॉल अल्टीमेट मिशन की आवश्यकता, खुद को हराना। मिशन पुरस्कार, मोबाइल स्टारगेट, ऊर्जा से युक्त, ये किसी भी समय ब्रह्मांड में विभिन्न स्टारगेटों के बीच से गुजर सकता है। विशेष सूचना, आपको गंतव्य स्टारगेट के निर्देशांक जानने की आवश्यकता है। वह अचानक अपने कानों में आए अधिसूचना को ध्यान से सुनने लगा। तभी चू फैंग ने राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि कोई तो प्रभारी था। हालांकि पहले स्तर का मिशन इतना अजीब क्यों लगा? रास्ते में उन्होंने कई मिशन पूरे किए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें खुद को हराना जैसे अस्पष्ट मिशन का सामना करना पड़ा था। वो कैसे जीत सकता था? मानसिक विजय। चू फैंग समझने में असमर्थ था। फिर उसने अपनी नजर अंतिम मिशन के इनाम पर डाली। जब उसने इनाम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। हे भगवान, मुझे वास्तव में एक मोबाइल स्टारगेट से पुरस्कृत किया गया है। किसी को यह जानना था कि चू फैंग स्टारलाइट गॉड राजवंश द्वारा छोड़े गए स्टारगेट पर भरोसा करके पृथ्वी से बाहर चला गया था। ये चीज उपयोगकर्ता को बहुत ही कम समय में बहुत लंबी दूरी पार करने की अनुमति दे सकती है। अन्यथा यदि कोई मास्टर गॉड विशेषज्ञ भी विशाल ब्रह्मांड में दौड़ना चाहे तो भी उसे बहुत लंबा समय लगेगा। ब्रह्मांड विशाल था और स्टारगेट के अस्तित्व ने निस्संदेह उनके बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया था। हालांकि स्टारगेट सर्वशक्तिमान नहीं था। प्रत्येक स्टारगेट का गंतव्य निश्चित था। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर स्टारगेट तीसरी दुनिया तक पहुंच सकता है और इसके विपरीत भी। सरल शब्दों में कहें तो स्टारगेट एक दो तरफा दरवाजे के बराबर था। इसे न तो ले जाया जा सकता था और न ही हिलाया जा सकता था। इसका गंतव्य बदला नहीं जा सकता था। हालांकि ट्रेजर हॉल के अनुसार इस मोबाइल स्टारगेट ने स्टारगेट के मूल स्वरूप को सीधे तौर पर पलट दिया। वो इसे अपने साथ ले जा सकता था और किसी भी स्टारगेट से जुड़ सकता था। उसे केवल दूसरे पक्ष के निर्देशांक जानने की जरूरत थी। क्या यह उस खजाने के समान नहीं था जो किसी भी समय ब्रह्मांड में घूम सकता था? चू फैंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उस स्थिति में ये चीज मास्टर गॉड वेपन से कहीं अधिक मूल्यवान है। वास्तव में यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये किसी महान सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति से कमतर नहीं हो सकता। चू फैंग ने खुद से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर हॉल के सबसे ऊपरी स्तर पर इतना कीमती खजाना छिपा होगा। दुनिया में हर कोई 3 मंदिरों की चाहत रखता था, जैसे कि पवित्र भूमि के 9 राजा, मानव आत्मा जाति, दानव आत्मा जाति इत्यादि। वे सभी 3 मंदिरों पर केंद्रित थे। केवल वे लोग जो तीनों मंदिरों में प्रवेश करने की क्षमता नहीं रखते थे, वे ही अपना भाग्य आजमाने के लिए ट्रेजर हॉल में आते थे। हालांकि किसने सोचा होगा कि ट्रेजर हॉल में भी एक शीर्ष स्तर का खजाना है जो 3 मंदिरों से कम नहीं है। बेशक इसे प्राप्त करने की कठिनाई कम नहीं थी। सबसे बुनियादी उच्च स्तरीय राजा प्राधिकरण 99% लोगों को परेशान कर देगा। उसने अपने आप को शांत किया। चू फैंग पहले से ही इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था।
आखिर यही तो उसकी घर लौटने की उम्मीद थी। उन्होंने मूल रूप से तीसरी दुनिया से होकर जाने और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौटने की योजना बनाई थी। इसमें शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन अब जब तक उसे यह मोबाइल स्टारगेट प्राप्त हो गया, वो सीधे पृथ्वी पर वापस जा सकता था। ये बहुत सुविधाजनक और तेज था। सबसे महत्वपूर्ण बात, चू फैंग ने अपने चारों ओर के अंधेरे शून्य पर एक नजर डाली। अगर मैं इस टारगेट को नहीं पा सका तो मुझे नहीं पता कि बाहर कैसे निकलूं। क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं फंसा रहूंगा? धिक्कार है, तुम मुझे मिशन पूरा करने के लिए मजबूर कर रहे हो, चू फैंग ने शाप दिया। हालांकि उन्होंने फिर भी मिशन की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। खुद को हराओ, ये बहुत अमूर्त है। क्या कोई विशेष आवश्यकता नहीं है? चू फैंग बड़बड़ा रहा था। अचानक उसे अपने पीछे एक भयानक ठंड का एहसास हुआ।